आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर 3। मीन्स एक अननोन रहेगा, बाकी 3 गो रेजिस्टेंस का वैल्यू नोन रहेगा। तो जो एक अननोन रेजिस्टेंस है, उस अननोन रेजिस्टेंस का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर 3। इन टर्म्स ऑफ अदर 3 इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे it is an arrangement of 4 resistances It is an arrangement of 4 resistances in such a way that value of one unknown resistance in such a way that the value of one unknown resistance can be calculated in terms of other 3। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक तो था, सॉरी। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज इन such a way that the value of one unknown resistance can be calculated in terms of other 3। मतलब ये 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है, 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग एक का जो अननोन है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर। यही इसका जो है वो काम है। मतलब ये हमारा एक 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट
ये हमारा एक 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। मान लो P, Q, R, S, और इस अरेंजमेंट में हम एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि डीसी सोर्स है, एक सेल ऐड करेंगे। ये जो चीज़ हमारा है, यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे ही आप सेल को ऐड करोगे, स्विच को ऑन करोगे, इससे करंट का फ्लो होगा। आई करंट गया, ये आई करंट यहाँ तक जाएगा। इस आई करंट इस जंक्शन पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। मान लो कि इस पार्ट में I1 गया और इस पार्ट में I2 गया। यहाँ तक I1 आएगा और इधर I1 आने के बाद कुछ करंट इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जिसको हम लोग IG बोल दें। तब जो रिमेनिंग पार्ट है I1 माइनस IG, इधर से करंट आएगा, इधर से I2 जाएगा, इधर से IG आएगा, मिल करके यहाँ करंट बन जाएगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG ये करंट और I2 ये वाला, दोनों मिल करके। और जब ये I2 प्लस IG और I1 प्लस IG आप किरचॉफ्स लॉ को लगाएंगे तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर है। I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के बराबर है। यही हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस सर्किट में यही होगा। हम लोग क्या करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। मान लो कि इस पॉइंट को हम कह दें A, B, C, D। हम इस लूप में चलें, A, B, D, A में, A, B, D, A में चलते हैं। इन लूप using KVL, in loop A, B, D, A, A, B, D, A, तो इस लूप में यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला, मतलब VA माइनस VB प्लस VB माइनस VD प्लस VD माइनस VA इक्वल 0। VA माइनस VB, यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ के पोटेंशियल को हम लोग घटाएंगे तो हम देख रहे हैं क्या कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो P है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम पॉइंट कंसिडर करें और B को और कंपेयर करें तो A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा B के पोटेंशियल से। इसका मतलब A के पोटेंशियल में से B के पोटेंशियल को घटाएंगे तो वैल्यू जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा I1 इंटू P, I1 इंटू P। अब यहाँ B और D के बीच VB माइनस VD, तो आप देख रहे हो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब B का पोटेंशियल ज़्यादा है और D का पोटेंशियल कम है। तो इसको लिख सकते हैं VB माइनस VD को IG इंटू G, पॉजिटिव होगा IG
इंटू कैपिटल जी। ये IG हमारा गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस VD माइनस VA। VD D और A के बीच की बात चल रही है। तो आप देखिए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब A का पोटेंशियल ज़्यादा है और D का पोटेंशियल कम है। तो D के पोटेंशियल में से A के पोटेंशियल को हटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, जो इसको लिख सकते हैं -I2 इंटू Q बराबर 0। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I2 इंटू Q बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम लोग अगेन KVL यूज करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन लूप BCDB यूजिंग KVL in loop BCDB। इस सर्किट में हम लोग ऐसे रोटेट किए थे, घूमे थे, इसमें भी हम ऐसे ही रोटेट कर लेते हैं। आपकी इच्छा, आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं या ऐसे रोटेट कर सकते हैं। आपको जिधर से रोटेट करने की इच्छा है उधर से रोटेट कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे VB माइनस VC। KVL का मतलब ये होता है VB माइनस VC प्लस BC माइनस VD, BC माइनस VD प्लस VD माइनस VB का वैल्यू 0। अब आप देख लो भाई, यहाँ से यहाँ मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को डिफरेंस लिखना है तो लिखा जाएगा I1 माइनस IG इंटू R। चूंकि ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटेगा तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से यहाँ मतलब इस दोनों को कंपेयर करना है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसका मतलब D का पोटेंशियल C के पोटेंशियल से क्या है भाई, ज़्यादा है। तो जब D का पोटेंशियल C के पोटेंशियल ज़्यादा है तो हम लोग सिंपल सी बात करेंगे कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वो BC माइनस VD निगेटिव आएगा। तो मान लो लिख सकते प्लस माइनस I2 प्लस IG इंटू S। और फिर D और B के बीच BD माइनस BB, तो D के पोटेंशियल में से B घटाओगे फिर निगेटिव आएगा, माइनस IG इंटू G का वैल्यू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो I1 माइनस IG इंटू R माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस I1G इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये व्हीटस्टोन जो है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। जब इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट हमने इसको दिया है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट दिया गया है इसका वैल्यू 0 हो। इसका मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं करे। जब इसमें करंट फ्लो नहीं करे इसका सीधा मतलब है कि B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, तभी ये इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर कंडीशन ऑफ बैलेंस
व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो, उसके लिए क्या होगा, IG इक्वल 0, IG इक्वल 0 मीन्स BB इक्वल BD। जब IG 0 होगा तब फर्स्ट को आप लिख सकते हैं और सेकंड को लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। ये देखो भाई, ये 0 हो गया ना IG, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया, तो क्या लिखा जाएगा, I1 इंटू P माइनस I2 इंटू Q इक्वल 0। इसका मतलब कि I1 इंटू P बराबर I2 इंटू Q। इसका मतलब I1 बाई I2 इक्वल Q बाई P। इसको हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लोग सेकंड की बात करें, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो IG 0 है, तो लिखेंगे IG का वैल्यू हर जगह 0 पुट करेंगे, तो I1 इंटू R माइनस I2 इंटू S इक्वल 0 हो जाएगा। और तब लिख सकते हैं I1 इंटू R इक्वल I2 इंटू S। दिस इम्प्लाई I1 अपॉन I2 इक्वल S बाई R। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आप थर्ड और 4 को देखिए, तो वहाँ भी I1 अपॉन I2 इक्वल टू Q बाई P है और I1 अपॉन I2 इक्वल टू S बाई R है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है थर्ड और 4 इक्वेशन का। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, 3 और 4 को देखो तो आप लिख सकते हैं S बाई R, या ऐसे लिखो Q बाई P इक्वल S बाई R। Q बाई P इक्वल S बाई R। ये भी हमारा सही है। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको लिख सकते हैं और भी Q बाई P बटा Q, ऑल्सो P बटा Q इक्वल R बाई S। देखो भाई, P बटा Q इक्वल R बटा S, अगर ये कंडीशन है तो ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसका एक कंडीशन हमको जानना था। इस पे कुछ बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि 1 2 3 मालूम रहेगा, मान लो S नहीं मालूम है, निकल जाएगा। इस 4 में से कोई एक अननोन रहेगा, बाकी 3 का वैल्यू दिया रहेगा, तो हम लोग 1 का वैल्यू इस फॉर्मूला को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। कैलकुलेट द कैरेंट इन
calculate the current in each arm of the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge if galvanometer shows no deflection. If galvanometer shows no deflection, galvanometer shows no deflection. यही हमारा अरेंजमेंट है. ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एक अरेंजमेंट है, ये दिया हुआ है, कहता है कि गैल्वेनोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है. तो जो आपका आर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये आर्म, दूसरा आर्म, तीसरा आर्म, चौथा आर्म, इस चारों में कितना कितना करंट फ्लो करेगा, आप इस करंट को कैलकुलेट कीजिए. तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप करंट निकाल दीजिए I. यहाँ तक I आएगा और इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, और फिर चूंकि करंट यहाँ पे जा नहीं रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन. तो नो डिफ्लेक्शन मतलब IG वैल्यू 0 है, इधर करंट नहीं है. इसका तो जो करंट इधर गया वो इधर आ गया, यानी I1 इधर आ चुका, और फिर I2 इधर से गया,
ये दोनों मिल करके फिर हमारा आई हो गया। मतलब इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो लिख सकते हैं आई का वैल्यू I1 प्लस क्या I2। हमको I1 निकालना है और I2 निकालना है। हमको I1 निकालना है और क्या निकालना है, I2 निकालना है। क्योंकि जब I1 निकल जाएगा तो इस R में कितना करंट गया, I2 निकल जाएगा तो इस R में कितना करंट गया वो निकल जाएगा। मीन्स I1 I2 निकल जाए तो करंट मुझे मालूम चल जाएगा। तो इसका नाम दे दें अपनी सुविधा के लिए हम लोग A B C D। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर से कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो स्पष्ट हो चुका कि ये हमारा एक बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि एक बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है तो फिर वो जो कंडीशन है बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का, उसको लगा देंगे हम लोग। तो यूजिंग उससे क्या फायदा होगा कि R का वैल्यू मुझे निकल जाएगा, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यूजिंग कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, this by this 30 divide by R equal 45 by 200। अब आप निकाल सकते हैं R का वैल्यू। ये हो जाएगा R इक्वल 200 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई कितना भाई, 45। देखो भाई 15 2 जा 30 और 15 3 जा, ये आ गया 400/3 ओम। R का वैल्यू 400/3। यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये 4 वोल्ट की बैटरी भी आपकी लगी हुई है। अब R मुझे निकल चुका। अब क्या करेंगे हम लोग, एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, उससे सवाल बन सकता है, और नहीं तो आप जो है किरचॉफ्स लॉ लगा के भी सवाल बन सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका क्या है, सवाल उससे बना देते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे कि जब इसमें करंट जा ही नहीं रहा है तो इसको दिखाने से क्या फ़ायदा, इसको मिटा देंगे। मिटा दिया इसको, वो रहे चाहे मत रहे। अब क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों किस में है भाई, सीरीज में है। जब सीरीज में है तो आप क्या कीजिएगा, 30 + 45 कितना हो जाएगा, तो 75। तो एक इक्विवेलेंट आप फिगर बना सकते हैं। उसके बदले ये 75 ओम, और फिर इसके लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 400 इसका बटा 3 है और 200 है, तो 400/3 + 200। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, चूँकि सीरीज में है, तो 400 +
600/3, ये 1000/3 मीन्स यहां पे लग गया 1000/3। ये 1000/3 हो गया ओम, और ये 75 ओम, और ये बैटरी हमारी लगी हुई है 4 वोल्ट की। अब क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल में हो चुका, तो पैरेलल में होगा, ये हमारा करंट I, ये हमारा करंट I1, ये हमारा करंट I2। उसी फिगर को हम यहाँ पे बनाए, मतलब इसके बदले आप ऐसा फिगर बना सकते हैं। और तब फिर हम लोग करेंगे क्या कि दोनों पैरेलल में हो चुका, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, और इक्विवेलेंट निकालिएगा तो लिखिएगा 1/R इक्वल 1/75 प्लस 3/1000। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1/R इक्वल 75 × 1000, यहाँ पे 1000 हो जाएगा प्लस 75 3 225। ये R का वैल्यू आ जाएगा आपका 75 × 1000 डिवाइड बाई 100 ऐसा 225, और R का वैल्यू आएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तब ये 75 पर 30 डिवाइड 1225, ये वैल्यू आ जाएगा। R का वैल्यू 61.22 61.22 मीन्स आप क्या कीजिए कि ये 4 वोल्ट का जो है, इसके बदले आप लगा सकते बड़ा सिंपल तरीके से, (61.22 ओम का एक रजिस्टर लगा दीजिए इन दोनों के बदले, और एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, और इसमें हमारा I करंट जा रहा है। अब एक I का वैल्यू कितना होगा, तो I का वैल्यू I इक्वल V/R, और AI का वैल्यू V मालूम है 4 डिवाइड बाई 61.22, 4 डिवाइड बाई 61.22, ये आ गया। I का वैल्यू 0.653 0.0653, ये हमारा I का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको I तो कैलकुलेट करना नहीं है, हमको क्या करना कैलकुलेट है भाई, तो हमको I1 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते। कैसे, देखो आप इसमें घूम जाओ एक सर्किट में, नहीं तो आप लिख सकते I1 × 75 = 4 फ्रॉम फिगर, इसको फर्स्ट फिगर मान लो, इसको सेकंड फिगर मान लो, इसको थर्ड फिगर मान लो। सेकंड फिगर से लिख सकते फ्रॉम फिगर सेकंड
I1 इंटू 75 इक्वल 4, और I1 का वैल्यू आ जाएगा 4/75, 4/75। जीरो पॉइंट 0.05 एम्पियर। अगेन आप लिख सकते I2 इंटू दिस, I2 इंटू 1000/3 इक्वल 4, और I2 का वैल्यू आ जाएगा 12/0.012। ये I1 I2 हमारा निकल चुका। I1 I2 को जोड़ दोगे, देखना I के बराबर आ जाएगा। मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है भाई? तो ए बी आर्म में करंट कितना गया? तो ए बी आर्म में करंट गया 0.05 एम्पियर, और ए डी आर्म वाले में कितना गया? तो 0.12 एम्पियर, 0.12 एम्पियर ऐसा निकाल सकते। इन द सर्किट शोन in the circuit zone, calculate the reading of the ammeter. Calculate the reading of the ammeter. ये हमारा अरेंजमेंट है।
ये हमारा एक अरेंजमेंट है और कहता है कि आप क्या कीजिए कि इस एमीटर का रीडिंग क्या होगा इसको आप कैलकुलेट कीजिए। इस एमीटर का रीडिंग क्या होगा इसको आप कैलकुलेट कीजिए। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो फिगर है इसको हम आसानी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो आप एक जनरल तरीका है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो फिर आपको किरचॉफ्स लॉ का यूज कीजिएगा। 2 वो लॉ है, आपका सवाल बनता चला जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। क्या एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो सकता है? क्या एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है? ये तो देखने से स्पष्ट है कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और कैसे है, अगर हम इसके अरेंजमेंट को देखें तो ये इस तरह का फिगर बन जाएगा। इसका एक इक्विवेलेंट फिगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा इसको आप ऐसा बना सकते हैं। सिक्स वोल्ट का बैटरी, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये आपका 5 ओम, ये आपका 8 ओम है और ये आपका जो है 12 ओम है। एमीटर यहीं पे लगा हुआ है। देखिए 4/6 इक्वल कितना आ रहा है, तो ये आपका कट जाएगा, ये 2/3 आ गया। अगेन आप देखिए 8/12 तो ये फिर कट के 2/3 आ रहा है। इस फिगर को आप ऐसे अरेंज कर सकते। देखो भाई, ये 6 पॉजिटिव वाले से, इस पॉजिटिव वाले से एक 6 ओम वाला और ये 4 ओम वाला, ये पॉजिटिव वाले से, इस बैटरी के पॉजिटिव वाले से 6 ओम और 4 ओम, और निगेटिव वाले से देखो, निगेटिव वाले से एक एमीटर और 8, ये देखो एमीटर वाला, ये वाला और 8 ओम। तो ये हमारा अरेंजमेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आप 4/6 इक्वल 8/12 कर रहे हैं तो रेशियो बराबर आ रहा है। जब रेशियो बराबर आ रहा है इसका मतलब कि ये हमारा काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो इसको रखने से कोई फायदा है नहीं, ये हमारा काम करेगा ही नहीं। तब ये हट गया, और जब ये हट गया तो जो करंट I आया था, मान लो कि I1 गया, इधर कितना गया, I2 गया। I1 इधर से आएगा, I2 इधर से, जो वैल्यू I1 का मिलेगा वही एमीटर में जाएगा। तो हमको I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 4 और 8 किस में है भाई,
ये 4 और 8 एक नहीं तो आप एक काम करो, चलो ठीक है, 4 और 8 किस में हो गया, तो सीरीज में हो गया। सीरीज में हो गया तो आप लिख सकते हैं कि I1 इंटू 12 इक्वल कितना भाई, 6 वोल्ट। I1 इंटू 12 इक्वल 6, और I1 का वैल्यू कितना आ गया, 6/12। ये कितना आ गया भाई, 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। मीन्स आपका जो ये एमीटर है वो रीडिंग देगा कितने का, 0.5 एम्पियर का। मीन्स दैट इज एमीटर gives reading of 0.5 एम्पियर। कुछ नहीं किए, बस किरचॉफ्स लॉ लगा दो ना भाई, किरचॉफ्स लॉ लगा दो। यहाँ से I1 इंटू 4 प्लस I1 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल 0, और आप जब सिंप्लीफाई करोगे मतलब हमने इस लूप में घूमना शुरू कर दिया, इस बाहर वाले लूप में घूमा और इस बाहर वाले लूप में KVL यूज किया, और KVL यूज करके हमने I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आप एमीटर का रीडिंग निकाल सकते कि इसमें कितना, मतलब सर्किट कुछ भी दिया हुआ हो, आप किरचॉफ्स लॉ लगा करके, ओम्स लॉ का फॉर्मूला करके आप सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रैक्टिस जितना ही कीजिएगा उतना ही आपसे सवाल बनेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सवाल नहीं बनेगा। हम लोग एक और सिंपल सवाल देखते हैं, कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस the equivalent resistance between point M and N, between points M and N।
देखो भाई, पहला क्वेश्चन 6/12 1/2, 3/6 1/2। कहने का मतलब कि 6/12 और 3/, इसका जो रेशियो आएगा वो बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा 5 ओम का काम नहीं करेगा। जब 5 ओम का काम नहीं करेगा तो ये दोनों किस में हमारा हो गया, सीरीज में हो गया। तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, और ये 12 + 6 कितना हो गया। तो ये हमारा जो बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये देखो एम और एम एन पॉइंट के बीच में एक बन जाएगा 6, ऊपर में जो लिखा हुआ है ये 6, और फिर इसके बदले 6 + 3 9, ये 9 ओम, ये 6 ओम, और इसके बदले 12 + 6 18, और फिर ये 6, ये 6 18 9 और 6। अब क्या होगा भाई, ये चारों आ गए पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट 1/r = 1/6 + 1/9 + 1/18 + 1/6। इसको आप कीजिएगा तो 1/r इक्वल ये हो जाएगा 8, इसका एलसीएम हो जाएगा 18। तो इसको आप कीजिएगा 3 + 2 + 1 + 3, 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9, 1/r इक्वल आप लिख सकते हैं 9/18। R इक्वल आ जाएगा 2 ओम। यानी M और N के बीच, इस M और N के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम होगा। इसमें भी वही बात है भाई। सेकंड सवाल और आसान है। क्या है, देखो ये व्हीटस्टोन, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, तो आप इसको कर दो 8/8 = 1, 8/8 = 1। ये हमारा काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो फिर ये क्या हो गया, दोनों सीरीज में, और फिर ये क्या हो गया, दोनों सीरीज में। तो 8 + 8 कितना हो गया, 16, और 8 + 8 कितना हो गया, 16। तो 16 और 16 दोनों पैरेलल में, तो वह आप इसको निकाल सकते। तो 1/r इक्वल 1/16 + 1/16, 1/r इक्वल 16 एलसीएम 1 + 1, 1/r इक्वल 2/16, और तब r का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/8, R का वैल्यू 8 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस रेट व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन का यूज करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते। बहुत ही आसान पड़ेगा। आज यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, और आप क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम बनाइए एनसीईआरटी का। सब सवाल आप लोग से बन जाएगा।